एक दिल है। Hey guys, so many of you have been asking me about a dress I'm wearing. तो yes, ये ड्रेस आप भी ले सकते हो इस ईद के लिए from Goenkas. The dress are absolutely elegant, comfortable और festive vibe के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है. इस ईद look special, feel special. Eid Mubarak. What are you waiting for? Go and grab your perfect Eid outfit from your nearest branch. नमस्कार। हमारे साथ अभी अभिभूषण जी है जो आपको पता होगा हाल ही में पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा एक 6 पोस्ट निकाला गया। इस पर अभिभूषण जी कुछ कहना चाहते थे, इनसे जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार। जी बताइए सर, आपने कुछ पोस्ट देखने के बाद आपने वक्त बात रखा था, बताइए। जी। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। और देखिए, हम सबको पता है कि जो डेली टेलीग्राम जो हमारे अंडमान निकोबार का जो सरकार द्वारा चलाया जो जाता है, जो अखबार है, उसमें एक वैकेंसी नोटिस आया जिसमें 6 पोस्ट जो 6 वैकेंट पोस्ट है उसके बारे में जिक्र किया गया है। पोस्ट का नाम है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा जो फॉरेंसिक लैब जो चलता है हमारा, जो यहाँ पे न्यू सेटअप है फॉरेंसिक लैब का, तो उसको चलाने के लिए जो ऐसा सीनियर साइंटिस्ट चाहिए होते हैं, तो उसके बारे में एक 6 पोस्ट निकाला गया। मेरे मन में काफ़ी सारे सवाल जो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में और पुलिस डिपार्टमेंट से मैं पूछना चाहता हूँ, वो ये है। सबसे पहला सवाल ये है कि अगर आपके पास में 6 पोस्ट वेकेंट है उस डिपार्टमेंट में, उस पर्टिकुलर लैब में, जिसमें आप लोग किसी को नौकरी दे सकते हो, तो आप लोग कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी क्यों निकालना? आप लोग परमानेंट जॉब निकाल सकते थे। आपने परमानेंट पोस्ट नहीं निकाला, आपने कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट निकाला। वो सबसे पहला सवाल। दूसरा मेरा सवाल ये है कि उसमें जो है एज लिमिट दिया गया है 25 ईयर्स टू 45 ईयर्स तक। ये 45 ईयर्स तक का जॉब आप किसको देना चाहते हो? मतलब नॉर्मली गवर्नमेंट के निकलता तो एज लिमिट होता है 25 टू 35 ईयर्स, 35 इतने होता है। तो 18 टू 20 35 तक रहता है या 30 तक रहता है नॉर्मली टीचर्स का भी। जब इतना बड़ा पोस्ट में टीचर पोस्ट हो गया, कुछ पुलिस का रिक्वायरमेंट निकलता है, इतना एज आता है, तब इसमें इतना ज़्यादा एज किसको बेनिफिट करने के लिए? एग्जैक्टली, ये किसी ना किसी को ये हमारे मन में एक ऐसा शंका और मतलब पैदा हो रहा है, डाउट पैदा हो रहा है कि किसी ना किसी को आप बेनिफिट टाइम में इतना एग्जैक्टली 45 ईयर्स तक का आपने एज लिमिट क्यों रखा? ठीक है। और उसमें आप तीसरा ऑप्शन आप सुनोगे, तीसरा जो पॉइंट उसमें मेंशन है, वो एकदम दिमाग घुमाने वाला है। उसमें कोई किसी भी प्रकार का रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, फर्स्ट। और दूसरा उसमें ये है जो इनटेक होगा वो टोटली जो है आपका इंटरव्यू पे बेस होगा। और इंटरव्यू जो होगा वो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन आपको समझ में आ रहा है? इंटरनेट पे एक वीडियो कॉल होगा, या तो एक चैट होगा, या कुछ भी होगा, स्क्रीन टेस्ट होगा। मैं जैसा आप कह रहे हैं, अगर ऑनलाइन होता है तो मैं बगल में मोबाइल रखे या कुछ चैट जीपीटी या कोई भी एआई के हम कुछ भी कर सकते हैं। चैट जीपीटी एआई वगैरह आप यूज करके आप इंटरव्यू दीजिए ऑनलाइन में, वो तो है ही। प्लस दूसरी बात कि अगर आप फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, मतलब देश का कोई भी कोना से आदमी इंसान उसमें इंटरव्यू दे सकता है। क्या ये सही है? जॉब के लिए इतना मारामारी था, और ये जो पोस्ट 6 लाख लोग करेंगे। ये इससे साफ ये 3 पॉइंट को जब आप देखोगे, एक तो 45 साल तक का, दूसरा उसमें जो है ये जो ऑफलाइन और ऑनलाइन इंटरव्यू दोनों मोड रखा गया है, या तो फिजिकल इंटरव्यू दीजिए या तो ऑनलाइन दीजिए। और तीसरा ये जो टेम्पररी पोस्ट निकाला है, ये पक्का किसी को बेनिफिट देने के लिए ही निकाला है। हमारे अंडमान के बच्चों को मैं लिख के दावा के साथ बोल सकता हूँ कि जो 6 पोस्ट निकला है ना, उसमें से अधिकतर पोस्ट जो बाहर वाले लेके जाएंगे। हो सकता है 60 पोस्ट निकलने के बाद अंडमान से 2-3 बच्चे ही जाता है। एग्जैक्टली। तो अभी 6 पोस्ट निकल 6 लाख लोग भर सकते हैं, मतलब कोई भी भर सकता है, कोई भी भर सकता है। और पूरे देश का किसी भी कोने से जो है लोग उसमें ऑनलाइन इंटरव्यू किसी ना किसी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पोस्ट को क्रिएट किया गया है। और ये ऑनलाइन इंटरव्यू वाला सिस्टम मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। फिजिकल अपीयरेंस के साथ में आप वॉक इन इंटरव्यू रखा आपने कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए, वो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है, क्योंकि वो इसके पहले भी जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट निकला उससे फिजिकल इंटरव्यू ही होता था। ये ऑनलाइन करके आप इनडायरेक्टली किसी को बेनिफिट पहुंचाना और मेल लेंडर्स को यहाँ पे लाने का जो आपका एक स्ट्रैटेजी है, जो मूव है, ये सबको समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अंडमान की जनता को भी इस बारे में विचार करना चाहिए
और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में एक ऐसा दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए आप शायद पहला मीडिया हो जो जिसने ये इस बारे में बात करने का हिम्मत भी दिखाया, क्योंकि ये पोस्ट का वैकेंसी नोटिस आके ही 3 दिन 4 दिन हो चुका है, लेकिन किसी मीडिया को मैंने देखा नहीं अभी तक बात करता हुआ। क्योंकि ये तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों के सामने में सच्चाई लाए, क्योंकि ये जो पॉइंट जो लिखा है ऑनलाइन वाला, ये बहुत बारीकी से अगर आप उसको पढ़ोगे तभी आपको पॉइंट दिखेगा। एकदम छोटा से माइन्यूट छोटा-छोटा वर्ड्स में उसको लिखा हुआ है। वो तो नोटिस का जैसे आपने वीडियो बनाई इंस्टाग्राम में, आप जैसे सोशल मीडिया में एक्टिव थे बहुत सारे, हमने भी आपको वीडियो देखा, कुछ टाइम के लिए वीडियो देखा था, उसमें आप लोग पब्लिक से ज़्यादा कमेंट्स क्या देखने मिला? पब्लिक तो एकदम साफ, जो मैंने उसमें समझाने का कोशिश किया है लोगों को कि ये तीनों पॉइंट जो वो गलत है, तो मैक्सिमम 90% जो आप उसमें कमेंट्स आप ओपन करके भी देख सकते हो कि वो मेरे फेवर में ही बोल रहे हैं, और उनको और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में बोल रहे हैं, क्योंकि सच्चाई किसी से आप छुपा नहीं सकते हो ना। उसमें साफ एडमिनिस्ट्रेशन का मंशा समझ में आ रहा है कि आपका इंटेंशन क्या है। आप बाहर वालों को जो है किसी ना किसी तरीके से अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त यारों को जो है इस पोस्ट में अकोमोडेट करना चाहते हो, बस यही है। ये अंडमान में जनता का सुनने वाला कोई है नहीं है, जो भी सुनता है सब ऑफिसर गिरी चलता है यहाँ पे। आप अपने साइड से क्या इनिशिएटिव लिए है? इनिशिएटिव मैंने ये किया है कि सबसे पहला बात जो मैंने वो नोटिस देखा, वो आपने मुझे ओपन सही किया? नहीं लगा, और उसके बाद में नोटिस का कॉपी निकाल कर मैंने एक वीडियो जो है बना के, खुद का वीडियो, देखिए मैं किसी का मैंने इंतजार नहीं किया, ठीक है, मैंने अपने तरफ से अवेयरनेस फैलाने का कोशिश किया है, ताकि ये हर लोगों के बीच तक ये बात पहुंच सके और अथॉरिटीज तक भी ये बात जाए। देखिए जब जनता एक साथ होकर अगर कोई चीज़ का अपोज करती है, विरोध करती है, तो अथॉरिटीज को तो वो चीज़ सुनना पड़ेगा ना। तो ये मैंने मेरे कैपेसिटी में, क्योंकि ना तो मैं कोई बड़ा नेता हूँ, ना तो मेरे पास में कोई पोर्टफोलियो है, ना मैं कोई गवर्नमेंट बड़ा कोई ऑफिसर हूँ, मैं एक अंडमान का एक आम जनता हूँ। मेरे कैपेसिटी में जो था मुझे लगता है कि वो मैंने किया है, और मैं अनुरोध यही करूंगा बाकी जनता से भी कि आप लोग इस बात के बारे में विचार जरूर करें। विभूषण जी, जैसे आपने एक बात कहा कि वहाँ पर रिटन एग्जाम नहीं है, छोटा से छोटा पोस्ट में रिटन एग्जाम होता है, तो ये इतना बड़ा पोस्ट होने के बाद, साइंटिस्ट जैसा पोस्ट होने के बाद भी इतना उसको रिटन एग्जाम क्यों नहीं है? यही तो समझ में नहीं आ रहा ना। एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट आपने निकाला क्यों? परमानेंट पोस्ट निकाल देते, प्रॉपर रिटर्न एग्जाम डाल के, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन वाला तो सिस्टम होता ही नहीं है। अगर आप प्रॉपर परमानेंट पोस्ट निकालते तो प्रॉपर तरीके से आपको फिजिकली आपको बैठ के एग्जाम लिखना पड़ता। उसके बाद में जो आपका जो भी ट्रेड टेस्ट होता है, ABC जो भी आपका प्रोसीजर होगा, वो सब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके सब चीज़ आपको कंप्लीट करना पड़ता। ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट निकालना और उसमें रिटर्न एग्जाम नहीं रखना, और उसके बाद में इंटरव्यू को ऑनलाइन सिस्टम में करना और एज को 45 तक रखना, ये अपने आप में एक झोल है, ये अपने आप में एक स्कैम है। तो आपको क्या लगता है, एडमिशन से आपका आवाज़ सुनेगी, आप इससे आगे कुछ इनिशिएटिव स्टेप लेने वाले, या आप लोग लीगली, या कुछ आप लोग जाके कोई तरीके से बात करने वाले? नहीं, देखिए आप जैसा मीडिया कर्मी जब तक हैं, तो मुझे उम्मीद यही रहेगा कि बात जितना लोगों के बीच में फैलेगा तो दबाव जरूर बनना चाहिए, और अथॉरिटी से भी यही उम्मीद और अनुरोध मैं यही करूंगा कि आप लोग इसको रिकंसिडर करिए। इस RR जो वैकेंसी नोटिस आपने निकाला है उसको ठीक से बनाइए, और ये ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है उसको बंद करिए। और जो भी एस्पिरेंट्स अंडमान निकोबार के, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि मास्टर्स किए हुए यहाँ पे ज़्यादा बच्चे, मतलब आपको मिल जाएंगे बच्चे। BSc फॉरेंसिक साइंस के बाद में MSc फॉरेंसिक साइंस करना हो तो अभी कोर सब्जेक्ट्स में वो ऐसा किया हुआ बहुत सारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं। तो उन बच्चों से भी मैं बोलूंगा कि आप लोग अपने अपने लेवल में इस बात को उठाइए, क्योंकि आवाज़ आपके लिए ये अब मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए आप सामने आए हैं, तो उनको भी आगे आना चाहिए। जी, आपको लगता है आने टाइम में हमें एक चेंज देखने मिले है, जैसा जैसे आपने आवाज़ उठाई, बच्चे लोग भी आवाज़ उठाएंगे, राइट? नहीं, मैं उम्मीद तो कर रहा हूँ कि हाँ, कुछ जो बच्चे इस जॉब के लिए काफ़ी साल से इंतजार कर रहे थे, वो बच्चे भी आगे ज़रूर आएंगे, क्योंकि सब फॉलो करते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट आज अंडमान निकोबार में इतना बढ़ चुका है, सब बोल रहे हैं। मैंने एक कमेंट उसमें आया था मेरे वीडियो में जो आपने पूछा, उसमें से कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए। एक मुझे बोल रहा है कि 2500 पोस्ट रिसेंटली जो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से निकाला है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसा। तो मैं उस व्यक्ति से भी, उस सज्जन से भी, और बाकी सारे जो हमारे दर्शक भी है जो सुन रहे हैं, उनको बोलना चाहूँगा, जो 2500 पोस्ट निकला वो 9 साल के बाद आया। आप समझ लो 9 साल में कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट के कितने सारे गैप बढ़ गया होगा। 9 साल में क्या, 9 साल में इतना, देखिए 1000 बच्चे एक दिन में, एक महीना, एक साल में पास होता होगा, फिर 9000 बच्चे का 2500 पोस्ट कम नहीं है? बहुत ज्यादा कम है, 1000 बच्चे भी नहीं है। हर साल ग्रेजुएशन अगर आप देखोगे ना अंडमान में, नॉर्मली मैं बस एक रॉन्ड फिगर की बात कर रहा हूँ, मैं छोटा सा एक फिगर की बात कर रहा हूँ, मैं 1000 बच्चे पकड़ के चलिए, तो आप सोचिए 9 साल के बाद निकले 9000 एटलीस्ट पोस्ट निकलना चाहिए आपके। वो जो 2500 पोस्ट निकला था, उसमें आप टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अगर आप देखोगे ना, कम से कम 50 से 60,000 बच्चों ने उसमें अप्लाई किया। आपको लगता है कि ये 2500 पोस्ट निकला, 2500 पोस्ट में अंडमान के बच्चे लोग बैठेंगे? एग्जैक्टली। और हमारा जो सर्वे का रिपोर्ट भी है, जो आप ऑनलाइन गूगल में भी आप चेक कर सकते हो, 33%
जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारे यहाँ पे, इंडिया सबसे में ज्यादा। दूसरा या तीसरा नंबर पे आता है हमारा यूनियन टेरिटरी, जबकि सिर्फ केवल 4 लाख पॉपुलेशन, उसमें सबसे ज्यादा 3.5 लाख अनएम्प्लॉयमेंट है। अभी ठीक है। पैसा सब 3.5 जी। लाख है, राइट। और दूसरा, अभी सरकार ये भी बोल रहा है कि जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आ रहा है वहाँ पे बाहर से लाके 16-16 लाख लोगों को बसाएंगे, वो 4 फेज में बसाएंगे, 4-4 लाख करके, है वाला 4 लाख आदमी जो यहाँ पे, उनको आप लोग कुछ दे नहीं रहे हो ना। हमारे पास में बेसिक फैसिलिटीज है ना, हमारे पास में मेडिकल ना। मेन फैसिलिटी मेडिकल, रोड, पानी, करंट, वो बेसिक फैसिलिटी नहीं। Exactly. बात होगा एजुकेशन का, आपको बताओ एक महीने से कॉलेज में प्रोटेस्ट चलता था, आज एक महीना होने वाला, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। क्या लगता है अभी 16-17 लाख लेके आदमी क्या होने वाला है? कोई फायदा नहीं। अंडा क्या बनाना चाहते हैं? एग्जैक्टली ये सब कुछ नहीं है। जो बाहर से 4 लाख लोग लाएंगे, ये भी एक राजनीतिक फायदा ही उनको मिलेगा, क्योंकि मुझे जितना लगता है ऑलरेडी जो पैरेलली आप क्रोनोलॉजी को अच्छा से अगर आप स्टडी करोगे, जितना मुझे लग रहा है, देखिए है वाला 4 लाख लोगों को तो आप कुछ दे नहीं रहे हो, बेसिक फैसिलिटीज आपके पास में है नहीं, ना एजुकेशन, कनेक्टिविटी भी नहीं ना है। एजुकेशन का फैसिलिटी, ना हॉस्पिटल का फैसिलिटी है, ना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में आपको नौकरी देने का विभूषण जी, facility। एक सवाल ये रहेगा, अब 4 लाख लोग कैमल में बसाएंगे बोलते हैं, हाँ। ठीक है, यहाँ बेसिक फैसिलिटी नहीं शिप का, और जो शिप जाता है वो हफ्ता में कोई कोई जगह से 3 दिन 4 दिन 3 दिन करके जाता है, तो आपको लगता है कैमल पर पहुंचने में 1.5 दिन लगता है, मिनिमम मैक्सिमम 1.5 दिन 2 दिन लगता है, तो आपको लगता है 4 लाख लोग आदमी क्या ट्रेन का फैसिलिटी अंडमान में स्टार्ट होने वाला है? आपको लगता है वंदे भारत अंडमान में आने वाला लगता है? अब उन लोग क्या करने वाले हैं तो उनका ही आइडिया है। और अब देखोगे सीए एनआरसी जो आया था बीच में, जिसमें सिटीजनशिप दिया जाएगा हमारे आस पड़ोस के नेबरिंग कंट्रीज को, और उसमें कंडीशन आप देखो, उसमें भी एक कंडीशन क्या दिया गया, मुसलमान्स को छोड़ के, मुस्लिम्स कम्युनिटी को छोड़ के बाकी जितने भी रिलीजन वाले हैं उन सबको सिटीजनशिप जो इंडिया देगा। अब कि वो इंडियन नहीं है। मुझे समझ में ये ऐसा लग रहा है ना कि जो 4 लाख लोग जो यहाँ पे बसेंगे ना, वो सीए एनआरसी का ही हिस्सा होगा, जो नेबरिंग कंट्रीज से लोग आके यहाँ पे हमारे यहाँ पे बसाएंगे, और ये अगेन एक वोट बैंक पॉलिटिक्स होगा यहाँ पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एकदम क्लियर इंटेंशन यही है कि वो हिंदू वोट बैंक में ही फोकस करता है। ठीक है, उनको मुस्लिम्स का वोट नहीं चाहिए, वो हिंदू मतलब उसी वोट बैंक। तो ये कहीं ना कहीं वो चीज उस एंगल से भी अगर आप सोचोगे ना, तो उनको ही बेनिफिट जाने वाला, पॉलिटिकली आगे का, ये बहुत आगे का सोच के चलते हैं। जो है वाला 4 लोग को आप कम से कम संभाल लो ना, बाहर से 4 लाख लोगों को क्यों लाना? हमारे पास में कितना, अभी आप एसआर के बाद में देखोगे सिर्फ 3.5 लाख समथिंग इतना कुछ है। 3,13,000 रजिस्टर्ड वोटर्स जो है पिछले एमपी इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में था। अभी शायद 2,68,278 कुछ वोटर्स ही है तो केवल। बाहर के लोग तो यहाँ पे इंक्वायरी ना करते, ना उन लोग बाहर लेके जाते, कुछ नहीं करते, तो क्या करने अंडमान का ऐसा दुर्दशा करने मानते हैं? दुर्दशा ही तो हो रहा है। अभी ये सही समय है कि हम सब एक होकर, एक महीना से लगातार इतने सारे पॉलिटिक्स पार्टी इधर आए, सब लोग आए, जितने लोग है बाहर से लोग, ये आवाज पूरा नेशनल मीडिया में भी उठा है, मीडिया में उठा है, नेशनल मीडिया सब हर जगह उठा है, पर अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला। आज भी बच्चे लोग बैठे उदास भी बैठे हैं कि भाई हम लोग जनरेशन पास हो जाएगा, जो आता जनरेशन उनका क्या होने वाला है? आपको लगता है कि यही एडमिनिस्ट्रेशन, यही यहाँ के लोग इनको काम में रखेंगे? देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज अंडमान निकोबार में ये है कि हमारे पास में एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये 4 लाख पॉपुलेशन को जो दिल्ली में मेनलैंड, एक तो देखिए कनेक्टिविटी, अंडमान निकोबार एकदम सेपरेट, ज्योग्राफिकली एकदम सेपरेट है, मेनलैंड इंडिया से कनेक्टेड नहीं है। पानी के समुद्र के बीच में एक छोटा छोटा द्वीप समूह है, और यहाँ पे मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सिर्फ एक ही सीट है, और हमारे पास में अपना कोई स्टेट असेंबली भी नहीं है। तो जब सरकार का यहाँ पे कोई फायदा ही नहीं है, यहाँ के लोगों को वो लोग देखेंगे क्यों? क्योंकि ना स्टेट गवर्नमेंट, अगर यहाँ पे असेंबली होता तो सरकार इंटरेस्ट लेता कि हाँ इस स्टेट में हमारा सरकार होना चाहिए, तो वो चीज उनके पास में। और अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सीट भी अगर यहाँ से एक के बजाय में अगर 3 सीट होता तो वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो उनको क्या है कि हाँ भाई अंडमान निकोबार अभी है डिफेंस का आड़ में, आप एक काम करो, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का आड़ में जितना पैसा आप लोग कमा सकते हो, सरकार में बैठ के, सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ के आप लोग छाप लो, और अंडमान को खाली यूज करो, खाली निचोड़ो। यहाँ के लोगों के बारे में सोचने का कोई जरूरत नहीं है। दिन में जब अंडमान बंद हो, सारा रोड में आ गए थे, बंद कर देते, 141 लगने के बाद भी इतने सारे लोग आए थे, मतलब पब्लिक कहीं ना कहीं गुस्से है, इनसे नाराज है। क्यों इन लोग दिख नहीं रहे, यहाँ के लोग समझ नहीं बनते, या जानबूझ कैसा करते हैं? ये जानबूझ के ही कर रहे हैं। देखिए अंडमान को चलाने वाला यहाँ के लोग नहीं है, ठीक है। ये सबसे पहला आजाद हुआ वाला स्टेट आप बोल सकते हो, जो सबसे पहला भारत देश में जो आजाद हुआ था, जो रीजन, वो अभी और सबसे ज्यादा गुलाम आज अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार में आप जोर से, अगर आप छोटा मोटा एक ऑफिसर से आप बात नहीं कर सकते हो, बड़ा से बड़ा आईपीएस ऑफिसर को तो छोड़ दीजिए। अंडमान में अगर कुछ काम ना है तो हर चीज के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, रोड में उतरना पड़ता है, धरना करना बिल्कुल पड़ता है, उतरना पड़ता है। आपको सुनने वाला है कौन? आज अंडमान में आपका चुना हुआ नेता, आप जिस प्रधान को वोट देते हो, आप जिस जिला परिषद को वोट देते हो, जो काउंसिलर को आप लोग चुनते हो, उनके पास में क्या ताकत है? उनके पास में कोई तरीके का पावर नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो अब ये हाई टाइम है कि अंडमान निकोबार भी अपने लिए
जो आज से 30 साल पहले प्रदेश काउंसिल था, 1981 से 1994 तक हमारे जो दादा परदादा थे उन्होंने देखा है कि डेमोक्रेसी क्या होता है। लेकिन आज जब डेमोक्रेसी और ओपन होना चाहिए और इक्वालिटी और ज्यादा और फ्रीडम और ज्यादा बढ़ना चाहिए देश में, और ज्यादा हम लोगों को दबा दिया गया। ये अंडमान के लोगों के साथ में क्यों ऐसा नफरत है, बात यही है। तो इसीलिए अंडमान निकोबार के लिए अपना एक सेपरेट डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सीट्स भी यहाँ पे बढ़ना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सीट बढ़े ना बढ़े उससे नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे अपना एक स्टेट गवर्नमेंट अगर होगा तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि होंगे जिसको लोग चुनेंगे उनका आवाज कम से कम एक दम रहेगा कि हाँ हम लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है वो हम लोग चॉइस कर सकेंगे। आज एक प्रधान के पास में कोई पावर नहीं है। उनको अगर एक नाली या घास भी काटना होगा तो उनको सेक्रेटरी के पीछे पीछे घूमना पड़ता है। अगर उनको एक रेनोवेशन काम करना पड़ेगा, एक नया रोड बनाना पड़ेगा तो उसको मिनिस्ट्री में अप्रूवल के लिए भेजना पड़ता है। तो अब क्या करने, अब ये इलेक्शन का सिस्टम ही बंद कर दीजिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एक सीट है और हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एक सीट होने के बावजूद क्या पूरा देश, पूरा अंडमान का स्टेट मिलकर उनको चुनता है? वो अपना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर से, अपने सरकार का लेफ्टिनेंट गवर्नर से जाके मिलने नहीं सकता। तो वो लोकसभा इलेक्शन भी मैं तो बोल रहा हूँ बंद कर दीजिए, पंचायत भी बंद कर दीजिए, म्युनिसिपल भी बंद कर दीजिए और ये लोकसभा के इलेक्शन भी बंद कर दीजिए। आने वाला समय में मुझे तो लगता है कि बेहतर यही होगा कि इलेक्शन में जाने का ही नहीं। ये राजनीति सारे पॉलिटिकल पार्टी को भी बोलूंगा कि अपना अपना दफ्तर को आप लोग बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है। पॉलिटिक्स में कोई साउंड है ही नहीं अंडमान निकोबार में। जब तक यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा मुझे लगता है इलेक्शंस यहाँ पे करवा के कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ एक ड्रामाबाजी है, क्योंकि अगर आप लोकल बॉडी इलेक्शन छोड़ दीजिए, आप इवन लोकसभा इलेक्शन का आप एमपी को चुन रहे हो, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप और क्या उम्मीद रख सकते हो अपने आप से? जी बहुत बहुत विभूषण जी सब अपना बात रखने के लिए। जी जी हम उम्मीद करें कि जो आपने जो इशू उठाया जल्द से जल्द इसका मैटर सॉल्व हो। बने रहिए, धन्यवाद।